ये एक तेलुगु हॉरर फिल्म की कहानी है जिसकी वाइब काफी डिस्टर्बिंग है और यकीन मानिए आपको शुरू से एंड तक बांधे रखेगी, इसलिए वीडियो पूरा देखना बनता है। फिल्म की शुरुआत एक सुनसान पहाड़ी इलाके से होती है जो गांव से थोड़ी दूरी पर है। पहाड़ के बीचों बीच एक बड़ी अंधेरी गुफा दिखाई जाती है। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना है। वहां कुछ लोग एक काली बेहद खौफनाक मूर्ति के सामने बैठकर रिचुअल कर रहे होते हैं। माहौल इतना अजीब होता है कि पहली ही नज़र में समझ आ जाता है कि कुछ गलत चल रहा है। रिचुअल के दौरान वे अपने सिर पर नारियल फोड़ते हैं। यह कोई साधारण पूजा नहीं बल्कि अंधविश्वास की हद पार कर चुकी आस्था है। इस ग्रुप के लोग काले जादू पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। खास बात यह है कि जिस मूर्ति की वे पूजा कर रहे हैं वो किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक खतरनाक ईविल पावर की प्रतीक है, लेकिन उनके लिए वही उनकी भगवान है। ये लोग उन देवताओं को नहीं मानते जिन्हें आम लोग पूजते हैं। उनका भरोसा सिर्फ उसी अंधेरी शक्ति पर है। वजह भी साफ है, इनके जीवन में कई अधूरी इच्छाएं हैं, कुछ लालसाएं, कुछ सपने जिन्हें पूरा करने का शॉर्टकट ये इसी रास्ते में देखते हैं। इसलिए वे उस डरावनी मूर्ति के सामने बैठकर अपनी सारी मांगे रखते हैं और रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि वो ईविल शक्ति उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दे। इसके बाद कहानी का फोकस बदलता है। सीन कट होकर हमें आनंद नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है जो एक सरकारी दफ्तर में काम करता है। बाहर से वो बेहद शांत, विनम्र और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान लगता है। ऑफिस में उसकी छवि एक सरल और मिलनसार कर्मचारी की है, लेकिन असलियत कुछ और है। आनंद कोई साधारण आदमी नहीं है, वो उसी गुप्त समूह का सदस्य है जो उस ईविल शक्ति की पूजा करता है। वह भी समय समय पर उस गुफा में जाकर रिचुअल में शामिल होता है। इतना ही नहीं, उसके ऑफिस की दराज में भी मंत्र तंत्र से जुड़ी कई चीजें छुपी होती हैं। जब स्टाफ की नजर उन सामानों पर पड़ती है तो माहौल अचानक बदल जाता है। लोग भड़क उठते हैं। उन्हें शक होता है कि आनंद ऑफिस के अंदर ही काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में आकर वे उसे घेर लेते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनके लिए आनंद एक सहकर्मी नहीं बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक बन चुका होता है। इसके बाद हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ऑफिस वाले पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस आते ही आनंद को हिरासत में ले लेती है और थाने में उसे बेरहमी से पीटा जाता है। उससे बार बार पूछा जाता है कि दराज में रखी उन तांत्रिक चीजों का मतलब क्या था, लेकिन आनंद चुप रहता है। वो कोई सफाई नहीं देता। कुछ देर बाद वो फटी हुई शर्ट में ही घर लौट आता है। घर में उसकी पत्नी और 10 साल की बेटी मीरा उसका इंतजार कर रही होती हैं। हैरानी की बात यह है कि ऑफिस में जो कुछ हुआ उससे आनंद जरा भी परेशान नहीं दिखता। वो पूरे मामले को ऐसे टाल देता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी पत्नी अच्छी तरह जानती है कि वो किस सोच का इंसान है, इसलिए वो बहस नहीं करती। उसे पता है कि समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंत में आनंद वही करता है जो उसने ठान लिया होता है। रात होते ही उसका असली रूप सामने आता है। वो उस ईविल शक्ति की तस्वीर अपने सामने रखता है, लंबी जीभ बाहर निकालता है और धीमे लेकिन डरावने मंत्रों का जाप शुरू कर देता है। पूरी रात उसका कमरा अजीब सी आवाजों से गूंजता रहता है। पड़ोसियों को शक होने लगता है कि उसके घर में काला जादू हो रहा है। आखिरकार कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। वे गुस्से में कहते हैं कि ऐसी गतिविधियों से पूरे मोहल्ले को खतरा हो सकता है, इसलिए वो तुरंत घर खाली करे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि आनंद के पास कोई विकल्प नहीं बचता। मजबूरन उसे परिवार समेत वहां से निकलना पड़ता है। वे लोग एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नए मकान के ऊपर वाले फ्लोर पर एक म्यूजिक टीचर अपने बुजुर्ग पिता के साथ रहती है। एक दिन जब वो रियाज कर रही होती है तो उसकी आवाज नीचे तक सुनाई देती है। उस मधुर गाने को सुनकर मीरा के मन में भी सिंगिंग सीखने की इच्छा जाग जाती है। मीरा अपनी माँ से कहती है कि वो भी गाना सीखना चाहती है। उसकी माँ ऊपर जाकर म्यूजिक टीचर से बात करती है और विनती करती है कि अगर संभव हो तो मीरा को भी सिखा दें। टीचर मान जाती है और अगले ही दिन से क्लास शुरू हो जाती है। लेकिन घर बदलने से आनंद की आदतें नहीं बदलती। नई जगह की पहली ही रात वो फिर उसी रिचुअल में डूब जाता है। ईविल की तस्वीर सामने रखकर, जीभ बाहर निकालकर वो दोबारा वही भयावह मंत्रों का जाप शुरू कर देता है, जैसे उसके लिए यही उसकी असली दुनिया हो। नए घर में भी हालात नहीं बदलते। रात को आनंद की चीखती आवाजें फिर से पूरे मोहल्ले में गूंजने लगती हैं। परेशान पड़ोसी फोन कर शिकायत करते हैं कि ये तमाशा तुरंत बंद होना चाहिए, लेकिन समझने के बजाय आनंद और भड़क उठता है। वो साफ कह देता है कि ये उसका रिचुअल है और बीच में आने की कोशिश किसी ने की तो अंजाम बुरा होगा। गुस्से में वो अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा देता है। शोर सुनकर ऊपर वाली म्यूजिक टीचर नीचे आ जाती है। वो शांत तरीके से पूछती है कि आखिर समस्या क्या है। ये सब देखकर मीरा बुरी तरह सहम जाती है। टीचर हालात समझकर मीरा से कहती है कि वो उसके साथ ऊपर चलाए,
क्योंकि ऐसे माहौल में रहना उसके लिए ठीक नहीं। वह उसे अपने घर ले जाती है। अगले दिन मीरा रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि पापा से झगड़ा मत किया करो। अगर लड़ना ही है तो दरवाजे के अंदर लड़ो, सबके सामने नहीं। और वो साफ कह देती है कि अब वो ऊपर वाले घर में दोबारा नहीं जाएगी। यह सुनकर उसकी माँ के मन में शंका पैदा हो जाती है। उसे लगता है कहीं ऊपर रहने वाले बूढ़े आदमी ने मीरा के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। वो बेटी से पूछती है, लेकिन मीरा साफ साफ कुछ बता नहीं पाती। इस अनिश्चित डर से घबराकर उसकी माँ फैसला कर लेती है कि ये घर उनके लिए सही नहीं है। वो आनंद से कहती है कि जगह बदलनी होगी, लेकिन आनंद थका हुआ सा जवाब देता है कि हर बार ड्रामा के बाद घर बदलना संभव नहीं, आखिर कब तक भागते रहेंगे। तभी उसकी पत्नी एक सुझाव देती है। उसे एक बाबा का आश्रम पता है जहां कुछ दिन शांति से रहा जा सकता है। हैरानी की बात यह होती है कि आनंद तुरंत हामी भर देता है। उसकी पत्नी चौंक जाती है, क्योंकि आज तक उसने उसकी बात इतनी आसानी से नहीं मानी थी। आनंद उन्हें आश्रम छोड़ आता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, कुछ दिनों में लौटेगा। वह पत्नी और बेटी को वहीं छोड़कर चला जाता है। आश्रम का माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहां के लोग सरल और सहयोगी हैं। माँ बेटी धीरे धीरे सुकून महसूस करने लगती हैं। वहीं एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार भी रहता है, जो मीरा को पसंद आने वाले आकार और डिजाइन बनाकर दिखाता है। वो इंसान भी स्वभाव से बेहद अच्छा होता है, जिससे मीरा खुलने लगती है। उधर आनंद सीधा उसी पहाड़ी इलाके की तरफ लौटता है। वह उस ईविल शक्ति के बने मंदिर में जाकर रहने लगता है, जैसे वहीं उसका असली ठिकाना हो। कुछ दिन बीतने के बाद वो फिर आश्रम पहुंचता है और परिवार को अपने साथ ले जाता है। इस बार वो उन्हें एक बड़े भव्य घर में लेकर आता है, लेकिन वहां पहले से ही एक अनजान महिला रह रही होती है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। कुछ दिन उस बड़े घर में बिताने के बाद असली खेल शुरू होता है। एक रात आधी नींद में ही आनंद मीरा को उठाता है और बिना कुछ समझाए उसे पहाड़ी के पीछे वाले घने जंगल की तरफ ले जाता है। वहां वही लोग जुड़े होते हैं जो काले रिचुअल में शामिल रहते हैं। साफ हो जाता है कि इस बार वो अपनी ही बेटी को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाने वाला है। जंगल के बीच पहुंचते ही एक आदमी अंधेरे से निकलकर आता है। उसके हाथ में एक भारी बोरी होती है। वो बिना कुछ बोले वो बोरी मीरा के हाथ में थमा देता है। बोरी के अंदर कुछ जिंदा है, वो बुरी तरह हिल रही होती है। मीरा डर के मारे उसे पकड़ने से मना करती है, लेकिन आनंद सख्त आवाज में कहता है कि यही करना होगा। मजबूर होकर वो बोरी उठा लेती है। घर लौटते समय मीरा पूरी तरह सहमी हुई होती है। अंदर आते ही वो माँ के पास जाकर रोते हुए कहती है कि उसे पापा के साथ मत भेजा करो। वो बताती है कि उसे पैसों के लिए किसी काम में लगाया जा रहा है और उस बोरी में कुछ जिंदा था, लेकिन वो खुद देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। माँ ये सुनकर सन्न रह जाती है, मगर उसकी हालत ऐसी नहीं कि वो मदद कर सके। आनंद ने उसे एक कमरे में बंद कर रखा है। इतना ही नहीं, उसने एक नकली डॉक्टर को भी बुला रखा है जो उसे इंजेक्शन देता रहता है, ताकि वो कमजोर और अर्ध बेहोश बनी रहे और विरोध न कर सके। उधर आनंद मीरा को लेकर दूसरे कमरे में जाता है। वो बोरी भी वहीं रख देता है और बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। जब मीरा हिम्मत करके अंदर झांकती है तो उसे पता चलता है कि बोरी में एक काली जिंदा बिल्ली है। अब उस छोटे से कमरे में एक डरी हुई बच्ची और एक बेजुबान जानवर दोनों कैद हैं। बाहर आनंद अपने रिचुअल की तैयारी करता है। पत्थर की डरावनी मूर्तियों के सामने तस्वीरें रखी जाती हैं। वह अपनी जीभ बाहर निकालकर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही उसका जाप तेज होता है, अंदर बंद बिल्ली बेचैनी से चीखने लगती है। उसकी आवाज गूंजते ही आनंद के चेहरे पर अजीब संतोष दिखाई देता है। वो कहता है, यही सही समय है। आनंद ठंडे स्वर में कहता है कि अब इस बिल्ली की बलि जरूरी है, तभी उसे वो मिलेगा जिसकी उसे चाह है। वो मीरा के हाथ में रस्सी थमाता है और आदेश देता है कि बिल्ली के गले में फंदा डालकर जोर से खींच दे। डरी हुई बच्ची विरोध नहीं कर पाती। कांपते हाथों से वो वैसा ही करती है और कुछ ही पलों में बिल्ली तड़पकर दम तोड़ देती है। इसके बाद आनंद उस मरी हुई बिल्ली को घर के पीछे ले जाकर दफना देता है। रिचुअल यहीं खत्म होता है, लेकिन इसके तुरंत बाद उसकी कमाई बढ़ने लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि ये तरीका काम कर रहा है। अब वो मीरा को बार बार इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि वो दूसरों के लिए ब्लैक मैजिक करता है और बदले में मोटी रकम लेता है। धीरे धीरे लोग उससे अपने गुप्त काम और यहां तक कि अपराध करवाने के लिए संपर्क करने लगते हैं। उसके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं रहती। हर बार वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, और रात का अंधेरा, जंगल, काली बिल्ली और फिर मीरा से कराया गया रिचुअल। पैसा आता रहता है, लेकिन आनंद ये नहीं देखता कि उसकी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। बाहर की दुनिया को कुछ पता न चले, इसलिए वो घर की खिड़कियां, दरवाजे और हर खुलने वाली जगह बंद रखता है। सब कुछ हमेशा लॉक रहता है।
मीरा लगभग रोज एक नई बिल्ली की मौत देखती है। उस दर्द को सहना उसके लिए असंभव हो जाता है। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब छवि उभरने लगती है, बिल्ली जैसे चेहरे वाली एक लड़की। वो उसे अपनी इमेजिनरी फ्रेंड मानने लगती है, जैसे वो मारी गई बिल्लियों की आत्मा हो। मीरा उससे बातें करती है, अपने डर और तकलीफें साझा करती है। वो कहती है कि इस घर में वो घुट रही है और समझ नहीं पा रही कि बाहर कैसे निकले। उसकी माँ अलग कमरे में बंद है, बीमार और बेबस। घर में एक और औरत भी है जो उनकी निगरानी करती है। रात में वो आनंद के साथ मिलकर मीरा और उसकी माँ ललिता पर अत्याचार करती है। उसका व्यवहार किसी निर्दयी डायन जैसा है। धीरे धीरे पूरे घर पर उसी औरत का नियंत्रण हो जाता है और वो जगह एक कैदखाने में बदल जाती है। घर के भीतर हालात दिन ब दिन बदतर होते जाते हैं। तभी एक दिन वही मूर्ति बनाने वाला आर्टिस्ट मीरा से मिलने पहुंचता है। वो किसी तरह उनका नया पता ढूंढ कर आया होता है। दरवाजे पर खड़ी औरत उससे कहती है कि ललिता कई दिनों से बीमार है और कमरे से बाहर नहीं निकलती, इसलिए मिलना संभव नहीं। साफ था कि वो उसे टालना चाहती है। लेकिन आर्टिस्ट को शुरू से ही घर का माहौल असामान्य लगा था। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हो गया था कि कुछ छिपाया जा रहा है। वो साफ कह देता है कि वो मीरा और ललिता से मिले बिना नहीं जाएगा। मजबूर होकर वो औरत उस कमरे का ताला खोलती है जहां ललिता को बंद रखा गया था। अंदर जाते ही वो उसे फिर इंजेक्शन देने बढ़ती है, मगर इस बार हालात पलट जाते हैं। ललिता अचानक साहस जुटाकर उसका गला दबोच लेती है और संघर्ष के बीच उसे मार डालती है। वो तुरंत बाहर आकर आर्टिस्ट को सच्चाई बताती है और उसे वहां से निकल जाने को कहती है ताकि वो किसी मुसीबत में न फंसे। इसके बाद वो मीरा के कमरे में जाती है। बेटी की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। कई दिनों की कैद और डर ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया है। वो सिर्फ अपनी इमेजिनरी फ्रेंड, उस बिल्ली जैसे चेहरे वाली लड़की से बातें करती रहती है। ललिता समझ जाती है कि अब देर करना खतरनाक होगा। उसी रात माँ बेटी फैसला करती हैं कि आनंद को रोकना ही होगा। योजना साफ होती है। आनंद रोज शराब को सोडा में मिलाकर पीता है। ललिता वही बेहोशी वाला इंजेक्शन जो उसे दिया जाता था सोडा में मिला देती है। आनंद को भनक तक नहीं लगती। रात में वो हमेशा की तरह शराब पीता है और कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ता है। मौका देखकर ललिता बाहर आती है, एक भारी डंडा उठाती है और बरसों के गुस्से को एक ही वार में निकाल देती है। वो उसके सिर पर बार बार प्रहार करती है जब तक कि सब खत्म नहीं हो जाता। फिर उसे घसीटकर बाहर ले जाती है और उसी तरह फंदे से लटका देती है, जैसे वो जंगल में बेजुबान जानवरों के साथ करता था। सुबह होते ही घर के बाहर पुलिस और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जांच शुरू होती है और धीरे धीरे आनंद के काले काम उजागर होने लगते हैं। कैसे उसने लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाया, बिल्लियों की बलि दी और ब्लैक मैजिक के नाम पर पैसे कमाए। सच सामने आते ही लोग उसके नाम पर थूकते हैं। मीरा और ललिता को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। आखिरकार उनकी कैद खत्म होती है। फिल्म यहीं खत्म होती है, एक साफ संदेश के साथ। अंधविश्वास सिर्फ शोषण का रास्ता खोलता है। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वे अपना सब कुछ खो देते हैं, जबकि फायदा किसी और का होता है। दोस्तों, यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।